Hello dear students, welcome you all. How is everyone? So we are going to discuss DPP of columns. कॉलम्स की डीपीपी डिस्कस करने जा रहे हैं, देखते हैं. यूलर्स फॉर्मूला होल्ड्स गुड ओनली फॉर. तो देखो यूलर्स फॉर्मूला हमेशा बकलिंग लोड बताता है और कॉलम्स की बकलिंग कब होगी? बकलिंग होगी जब कॉलम लॉन्ग होगा. सो इट होल्ड्स गुड फॉर लॉन्ग कॉलम्स ओनली. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, the radius of gyration of a section of area A and moment of inertia I from the axis is. तो radius of gyration स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन i, इसका अंडर रूट i अपॉन a का अंडर रूट हो जाता है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडर रूट i अपॉन a. ऑप्शन विल बी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर इज द इक्वेशन फॉर यूलर्स क्रिपलिंग लोड of a column if its both ends are fixed, both ends are hinged, one end is fixed and another is free and so on. ठीक है, तो देखो वैसे हमारे पास ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल इफेक्टिव स्क्वायर. ठीक है ना. अब यहां पर दिया है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर. पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर दे रखा है. अब ये किस केस में हो सकता है? ये तब हो सकता है कि जब इफेक्टिव लेंथ और जो एक्चुअल लेंथ है वो दोनों बराबर हो जाएं. और इफेक्टिव लेंथ और एक्चुअल लेंथ बराबर कब होती हैं? जब दोनों एंड हिंज होते हैं, व्हेन बोथ एंड्स आर हिंज्ड. ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. फॉर अ कॉलम ऑफ लेंथ एल हैविंग वन एंड फिक्स्ड एंड अदर फ्री द इक्विवेलेंट लेंथ इज. तो हमारे पास अगर एक कॉलम ऐसा है कि एक एंड तो फिक्स्ड है और दूसरा वाला फ्री है, तो इफेक्टिव लेंथ या इक्विवेलेंट लेंथ हो जाएगी 2l के बराबर. इट विल बी इक्वल टू 2l. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. फॉर अ सर्कुलर कॉलम हैविंग इट्स एंड्स हिंज्ड. अगर हमारा सर्कुलर कॉलम है और दोनों एंड हिंज है, स्लेंडरनेस रेशियो इज 160. द एल बाई डी रेशियो ऑफ द कॉलम इज. तो सर्कुलर कॉलम है, ठीक है, तो सर्कुलर कॉलम है कुछ इस तरह से, दोनों एंड इस कॉलम के हिंज्ड हैं. इतना मोटा नहीं होना चाहिए हमारा जो सर्कुलर कॉलम होगा. चलो इतना पतला सा ऐसा सर्कुलर कॉलम है ना. बोथ एंड आर हिंज. चलो हिंज तो नहीं दिखा रहे हम, ठीक है. और इसकी स्लेंडरनेस रेशियो लेमडा इज इक्वल टू 160 है. सो लेमडा की वैल्यू हमें गिवन है 160. तो लेमडा होता क्या है? लेमडा होता है इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय आर मिनिमम, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, दैट इज इक्वल टू 160. ये गिवन है. इफेक्टिव लेंथ कॉलम की लेंथ के बराबर ही हो जाएगा. अगर दोनों एंड हिंज्ड हैं तो इफेक्टिव लेंथ तो एल हो जाएगा. ठीक है, एल. मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा. तो आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट आई बाई ए. तो ए होता है हमारे पास, ये फॉर्मूला है रेडियस ऑफ गायरेशन का. नाउ आई कैसे मिल जाएगा? आई हो जाएगा इस कॉलम का पाई डी की पावर 4 बाय 64. तो पाई डी की पावर 4 बाय 64 ये आई हो जाएगा. और एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4. ठीक है ना. तो यहां पर हम देख सकते हैं पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, डी स्क्वायर और डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे. हमारे पास डी स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, 64 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर 16 बचेगा. तो हमारे पास अल्टीमेटली कैंसिल आउट होने के बाद क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर का रूट यानी डी और 16 का रूट यानी 4. डी बाय 4 आ जाएगा हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन. मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन दोनों तरफ बराबर ही होगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल है ना. तो चाहे इस एक्सिस के अबाउट देख लो, इस एक्सिस के अबाउट देख लो, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन विल बी इक्वल टू दिस ओनली. ठीक है ना, दोनों एक्सिस के अबाउट सेम ही होगा. नाउ आर मिनिमम की वैल्यू या आर की वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं, इधर रिप्लेस कर देते हैं. लेट अस रिप्लेस इट हियर. ठीक है, तो जब यहां पर रख देंगे आर की वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगा डी बाय 4 एंड दैट इज इक्वल टू 160. यानी 4l बाय डी will be equal to 160. यानी L by D will be equal to 160 by 4. 40 आ जाएगा हमारे पास. तो L by D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. When a column is subjected to an eccentric load, the stress इंड्यूस्ड इन द कॉलम विल बी. तो देखो ये हमने क्लास में किया हुआ था कि अगर हमारे पास एक कॉलम है, कॉलम के ऊपर लोड सेंट्रोइड से पास ना होते हुए अगर एसेंट्रिक हो जाए, थोड़ा सा डिस्टेंस पर पास होने लगे, तो इसकी वजह से दो तरह की स्ट्रेसेस आएंगी. एक तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी जो डायरेक्ट स्ट्रेस होगी. कंप्रेसिव स्ट्रेस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका P बाय A. और दूसरी आएगी एसेंट्रिसिटी की वजह से एक मोमेंट जनरेट हो रहा होगा और इस मोमेंट की वजह से आ जाएगी बेंडिंग स्ट्रेसेस. तो बेंडिंग स्ट्रेसेस लीनियर वेरिएशन होगा बेंडिंग स्ट्रेसेस का और इस तरह से आ जाएंगी. तो जो डायरेक्ट स्ट्रेस होगी उसका यूनिफॉर्म वेरिएशन होगा, जो बेंडिंग स्ट्रेस होगी उसका लीनियर वेरिएशन होगा. दोनों तरह की स्ट्रेसेस देखने को मिलेंगी, डायरेक्ट और
बेंडिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस बोथ, बोथ वी विल बी सीइंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which one of the following columns has effective length twice the value of actual length? तो हमने ये एंड कंडीशंस के हिसाब से देखा था कि इफेक्टिव लेंथ और एक्चुअल लेंथ एंड कंडीशंस पे कैसे डिपेंड करती हैं। तो अगर दोनों एंड हिंज होते हैं तो इफेक्टिव लेंथ एक्चुअल लेंथ के बराबर हो जाती है। अगर एक एंड हिंज होता है और दूसरा फिक्स्ड होता है तो इफेक्टिव लेंथ L/√2 के बराबर हो जाती है। अगर दोनों एंड फिक्स्ड होते हैं तो इफेक्टिव लेंथ L/2 के बराबर हो जाती है। और अगर एक एंड फिक्स्ड और एक एंड फ्री होता है तो इफेक्टिव लेंथ 2L के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर पूछा है कि कहां पर इफेक्टिव लेंथ ट्वाइस द वैल्यू ऑफ एक्चुअल लेंथ हो जाती है। 2 टाइम्स कब हो जाती है? 2 टाइम्स हो जाती है जब L इफेक्टिव 2L के बराबर हो जाती है। एक एंड फिक्स्ड होता है, दूसरा फ्री होता है। वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। तो यहां पर आ जाएगा फिक्स्ड फ्री कॉलम, एक एंड फिक्स्ड हो जाएगा, दूसरा एंड फ्री हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हेन स्लेंडरनेस रेशियो इन अ कॉलम लाइज बिटवीन 32 to 120 इट इज नोन एज। तो देखो, अगर स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 120 होता है ना तो उसको कहते हैं हम लॉन्ग कॉलम। ठीक है, शॉर्ट कॉलम तब होता है जब स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन 32 होता है। मीडियम कॉलम होता है जब स्लेंडरनेस रेशियो 32 से 120 के बीच में लाई करता है। शॉर्ट या स्टॉकी कॉलम होता है जब बहुत ही कम होता है स्लेंडरनेस रेशियो, जनरली 3 के आसपास, 10 के आसपास होता है। इसकी कोई लिमिट डिफाइंड नहीं है, लेकिन जब स्लेंडरनेस रेशियो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है ना तब स्टॉकी होता है। तो 32 से 120 के बीच में है, यानी उसको कॉलम को हम कहेंगे मीडियम कॉलम। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। आरसीसी के लिए ये वैल्यूज अलग हो जाएंगी। ठीक है ना, आरसीसी के लिए 3 से कम हो जाएगा तो पेडिस्टल हो जाएगा, 3 से 12 हो जाएगा तो शॉर्ट कॉलम, और 12 से बड़ा हो जाएगा तो लॉन्ग कॉलम। ठीक है, आरसीसी में अलग वैल्यूज हैं। आगे चलते हैं। द लोड एट विच द कॉलम जस्ट बकल्स इज नोन एज। तो अगर हम लोड बढ़ाते जा रहे हैं और ऐसा लोड पर पहुंचे जब कॉलम जस्ट बकल होने लग गया, तब उसको कहेंगे बकलिंग लोड, उसको क्रिटिकल लोड भी कहते हैं, और उसी को हम क्रिपलिंग लोड भी कहते हैं। तीनों सही है। सो एनी ऑफ दीज, करेक्ट आंसर विल बी डी। किसी कुछ भी कह सकते हैं हम उस लोड को, है ना, ऑल ऑफ दीज या एनी ऑफ दीज, है ना, डी ऑप्शन इज करेक्ट। रैंकाइंस कांस्टेंट फॉर माइल्ड स्टील कॉलम विद बोथ एंड हिंज। दोनों एंड हिंज होते हैं तो माइल्ड स्टील के लिए रैंकाइंस कांस्टेंट हो जाता है ऑप्शन सी, 1/7500। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ यूलर्स लोड फॉर अ कॉलम इज 1000 किलो न्यूटन, यूलर्स लोड 1000 किलो न्यूटन है, क्रशिंग लोड है 1200 किलो न्यूटन, तो रैंकाइन लोड कितना हो जाएगा? तो रैंकाइन लोड विल बी इक्वल टू 1 बाय रैंकाइन लोड इक्वल टू 1 बाय यूलर्स लोड प्लस 1 बाय क्रशिंग लोड। ठीक है, तो यूलर लोड दिया है 1000 किलो न्यूटन, सो 1 बाय 1000 हो गया। क्रशिंग लोड दिया है 1200 किलो न्यूटन, ये 1 बाय 1200 हो गया, और ये हो गया रैंकाइंस लोड। तो रैंकाइंस लोड हो जाएगा हमारा 1200 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1200 प्लस 1000, ये हो जाएगा 1 2, कितने जीरो आ गए? 1 2 3 4 5, 12 इंटू 10 टू द पावर 5 जीरो लगा ही देते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 22, 2 2 और 00। ठीक है, तो ये 2 0 चले गए, हमारे पास 12000 डिवाइडेड बाय 22 आ गया। 12000 बार 22, ये तो करना पड़ेगा कैलकुलेट। तो 12000 डिवाइडेड बाय 22, ये आ जाएगा हमारे पास 545.45। तो 545.45 किलो न्यूटन, ये आ जाएगा हमारे पास रैंकाइंस लोड। 545.45। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ द क्रशिंग स्ट्रेस इन द मटेरियल ऑफ अ माइल्ड स्टील कॉलम इज 3300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्रशिंग स्ट्रेस दिया हुआ है। यूलर्स फॉर्मूला फॉर क्रिपलिंग लोड इज इक्वल टू इज एप्लीकेबल फॉर स्लेंडरनेस रेशियो इक्वल टू। देखो, यूलर्स फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा जब स्लेंडरनेस रेशियो कितना हो जाए? स्लेंडरनेस रेशियो इतना हो जाना चाहिए कि ये क्रशिंग से पहले बकलिंग करने लग जाए, है ना। हमेशा क्या होता है कि क्रशिंग से कम हो जाएगा बकलिंग लोड। बकलिंग लोड शुड बी लेस देन द क्रशिंग लोड। ठीक है, तो क्रशिंग लोड या यूलर्स लोड कह सकते हैं, यूलर्स बकलिंग लोड पीई शुड बी लेस देन और इक्वल टू, एट मोस्ट बहुत से बहुत इक्वल टू हो जाना चाहिए क्रशिंग लोड के बराबर। ठीक है ना, या फिर यूलर स्ट्रेस शुड बी लेस देन इक्वल टू क्रशिंग स्ट्रेस। ठीक है,
क्योंकि एरिया दोनों कॉलम में बराबर बराबर है, ठीक है, तो एरिया से हटा डिवाइड कर सकते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला हो जाता है पाई स्क्वायर ई अपॉन लेमडा स्क्वायर, एंड दिस विल शुड बी, अच्छा अब एटमोस्ट जो मैक्सिमम लिमिट की बात करें अगर हम, तो बराबर बराबर हो सकते हैं, बहुत से बहुत बराबर हो सकते हैं, है ना। अच्छा, क्रशिंग स्ट्रेस हमको दिया हुआ है 3300, 3300 ये क्रशिंग स्ट्रेस दिया हुआ है। चलो अभी फॉर्मूले के टर्म्स में ही लिखते हैं। नाउ लेमडा कितना हो जाएगा, लेमडा विल बी इक्वल टू पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय क्रशिंग स्ट्रेस का अंडर रूट, ठीक है। इसको रीअरेंज कर लेंगे, हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। नाउ लेमडा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर ई, पाई स्क्वायर ई। यंग्स मॉडुलस कितना हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस हो जाता है 2.1 इंटू 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो वैसे तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है 2 इंटू 10⁵, लेकिन kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा 2.1 इंटू 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखने की क्यों जरूरत पड़ गई हमको, इसलिए जरूरत पड़ गई क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेस आ रहा है नीचे, ये भी kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। सो 3300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या होगा, ये यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, हमारे पास स्लेंडरनेस रेशियो कितना बच जाएगा। अब इसको भी हमें कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये आ जाएगा पाई स्क्वायर इंटू 2.1 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 3300, ये आ जाएगा 79.25, 79.25, ठीक है। तो स्लेंडरनेस रेशियो यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं रहेगी, 79.25 आ जाएगा। 79.25 आ गया, इसका मतलब है करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी। या तो 79.25 हो या फिर स्लेंडरनेस रेशियो इससे ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो जब इससे ज्यादा होगा तो हमारा यूलर फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि वो लॉन्ग कॉलम हो जाएगा, मतलब इस वाले केस के लिए, ठीक है। तो 80 से ज्यादा हो जाएगा। आगे चलते हैं, व्हाट इज द कोर ऑफ अ सेक्शन। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन का कोर क्या होता है, चाहे सर्कुलर सेक्शन हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, आई सेक्शन हो, जो भी हो, उसके लिए कोर ऑफ द सेक्शन क्या होता है। कोर वो वाला पार्ट होता है क्रॉस सेक्शन का जिसके अंदर अंदर अगर हमारा कंप्रेसिव लोड लग रहा है तो इस कॉलम में कभी भी टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होंगे। तो टेंसाइल स्ट्रेसेस तो कंप्रेसिव लोड में वैसे भी नहीं होने चाहिए, हो जाते हैं अगर हमारा लोड ना एसेंट्रिक है। अगर लोड एसेंट्रिक है तो क्या होता है कि डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस तो आ ही रहा है, साथ में उसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस भी आ रहे हैं, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस की वजह से टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ना कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो टेंसाइल आ जाए, ठीक है। तो लोड एक लिमिट तक ही सेंटर से दूर हो सकता है, ठीक है। तो जितने जितने हिस्से के अंदर लोड एक्ट कर रहा है, करता है, जब उसके अंदर कोई भी टेंसाइल स्ट्रेसेस ना है, तो वो लिमिट को कहते हैं, वो जो एरिया, वो जो पोर्शन बन जाता है, वो रीजन बन जाता है, उस रीजन को हम कहते हैं कोर या फिर कर्न, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। दैट पोर्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शन विद इन विच इफ अ कंप्रेसिव फोर्स इज अप्लाइड टेंशन इज नॉट प्रोड्यूस्ड एनीवेयर इन द सेक्शन। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो गया। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द कोर ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन शॉर्ट कॉलम ऑफ डायमीटर d इज कंसेंट्रिक सर्कुलर एरिया हैविंग डायमीटर। तो देखो हमारे पास एक सर्कुलर सेक्शन दिया हुआ है ना, सर्कुलर सेक्शन दिया हुआ है, इसका डायमीटर है स्मॉल d, डायमीटर इज स्मॉल d, और इसका कोर कितना होगा। देखो कोर जो होगा ना, वो कोर हो जाएगा एक ऐसा सर्कल जिसका डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा d/4। d/4 शुड बी द डायमीटर, वैसे तो d/2 जैसा दिख रहा है लेकिन d/4 विल बी द डायमीटर, ठीक है। डायमीटर d/4 हो जाएगा और एसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, d/8। d/8 इज द मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी जहां तक लोड जा सकता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, d/4। डायमीटर ही पूछा ना एक बार, हैविंग अ डायमीटर, ठीक है, डायमीटर पूछा है, एसेंट्रिसिटी पूछता तो आंसर हो जाता d/8, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ वर्टिकल कॉलम ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड एंड 500 सेंटीमीटर लेंथ। तो स्लेंडरनेस रेशियो वर्टिकल कॉलम स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, यहां पर ना एंड कंडीशंस नहीं दी हैं, तो हमारा जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो होता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन, एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आर। इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी इस कॉलम की,
जब एंड कंडीशंस नहीं दी हुई है ना, तो इफेक्टिव लेंथ को एल के बराबर ही ले लेते हैं, जो लेंथ दी हुई है वही इफेक्टिव लेंथ के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ तो लेंथ ऑफ द कॉलम के बराबर हो जाएगी, और रेडियस ऑफ गायरेशन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। स्क्वायर कॉलम है तो दोनों साइड से रेडियस ऑफ गायरेशन बराबर ही होगा, तो आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट आई बाय ए, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए। आई हो जाएगा हमारे पास बी डी क्यूब बाय 12 होता है, लेकिन ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, मान लेते हैं साइड है इसकी ए, ठीक है, तो साइड इज ए, तो ये हो जाएगा ए की पावर 4/12, और एरिया हो जाएगा इसका ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए, हाँ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा, यानी ये ए बाय 2√3 हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन हमारे पास आ गया ए बाय 2√3, ठीक है। अब हम स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लेंडरनेस रेशियो लेमडा विल बी इक्वल टू एल बाय आर आ जाएगा। नाउ लेंथ हमारे पास है एल बाय आर, आर पहले लिख लेते हैं, ए बाय 2√3 है तो 2√3 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। नाउ लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है, 500 सेंटीमीटर, सो 500 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ए, ए जो साइड है ये है 10, सो दिस इज 10, ठीक है, इंटू 2√3 हो जाएगा। नाउ 2 और 10 कैंसिल आउट होके 5 बचा, 5 और ये 100, ठीक है, तो 100√3 हो गया, यानी 173.2, तो लेमडा आ गया हमारे पास 173.2। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट, अ स्ट्रट 3 मीटर लॉन्ग इज 60 mm इन डायमीटर। तो इसकी जो स्ट्रट है, स्ट्रट की लेंथ दे रखी है 3 मीटर लॉन्ग, वन एंड ऑफ द स्ट्रट इज फिक्स्ड वाइल अदर एंड इज हिंज्ड। तो एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड इस स्ट्रट का हिंज्ड है, तो यहाँ पर जो एल इफेक्टिव हो जाएगी, ये हो जाएगी एल बाय √2, ठीक है। पूछा क्या है, व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्ट्रट, इफेक्टिव लेंथ ही पूछा हुआ है, तो एल इफेक्टिव हो जाएगी एल बाय √2। एल कितना है, 3 मीटर लॉन्ग दिया है, 3 डिवाइडेड बाय √2, 3/√2 अगर ऑप्शंस में मैच करें तो 3/2 अगर होता तो 1.5 आ जाता, तो ये ऑप्शन नहीं है ना, 3 से ज़्यादा ही है, 3 इंटू √2 या कुछ भी होगा, है ना, ये भी गलत है, ये भी 3 से ज़्यादा आ रहा है, 3 से कम ही होना चाहिए, तो 2.12 मीटर हो जाएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर विल बी 2.12 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे हमारे कॉलम्स के, तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद से सॉल्व कर लिए होंगे, मज़ा आया होगा सॉल्व करने में। कुछ क्वेश्चंस नहीं बने होंगे तो वीडियो सॉल्यूशन से आपको हेल्प मिली होगी, ठीक है। तो ये सेशन खत्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।